गुड आफ्टरनून। ठीक है, पर्सनल फंक्शन हमने कल भी पढ़ा था कि एचआर से रिलेटेड जो काम है उसकी बातें यहाँ पे हो रही है। पर्सनल फंक्शन मैनेजमेंट is that part of management function which is primarily concerned with the human relationship. ठीक है, it is concerned with the employee both individual as well as group. बस सिंपल सी बात है। देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर लेबर जो है, इंप्लॉय जो है, एचआर जो है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इंप्लॉय हायर ही नहीं करने होते। ठीक है, इंप्लॉय देखो, हम लोग क्या है, हमेशा एक एस्पेक्ट देखते हैं, जनरली दोनों एस्पेक्ट नहीं देखते। जैसे आप सीएमए बन जाओगे, आप सीएमए बन जाओगे तो आप जॉब के लिए ट्राई करोगे कि भैया मुझे जॉब चाहिए, कंपनी आएगी क्या, मुझे सेलेक्ट करेगी क्या। ठीक है, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें कंपनी की जरूरत है, नहीं, कंपनी को भी हमारी जरूरत है। अगर कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे, कंपनी के पास अच्छे वर्कर नहीं होंगे, तो कंपनी अपना काम कैसे कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो कंपनी के लिए उनका रिक्रूटमेंट करना प्लस उनकी ट्रेनिंग, उनका मेंटेनेंस, उनकी नीड पूरी करना, ये सारी कंपनी के लिए जरूरी चीज है। समझ गए? क्योंकि जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो ही कंपनी ग्रोथ अचीव करेगी, वरना कंपनी ग्रोथ अचीव नहीं कर सकती है सर। ठीक है, इट इज एसेंशियली वन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट, लॉयल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। कि भैया हम जो वर्कर एम्प्लॉयड कर रहे हैं उनमें हमें ये चीजें पैदा करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान जब आता है तो वो आपकी कंपनी के लिए क्यों सोचेगा? सिंपल सी बात है, वो तो अपनी जॉब करने आया है, पर आपको उसको ऐसे मेंटेन करना है, उसके साथ ऐसे बिहेव करना है, या उसको ऐसी फैसिलिटीज देनी है कि वो एफिशिएंटली काम करे, अपना 100% दे। ठीक है, आपके लिए लॉयल रहे, आपके साथ कभी भी गलत करने की ना सोचे, और कंपनी के लिए हार्ड वर्क करे। इस तरीके से आपको उसको मैनेज करना है। देखिए, दो तरीके से एम्प्लॉय मैनेज रहते हैं। एक होता है कि एम्प्लॉय का बोलते हैं ना उसको शोषण होना, कि भाई वहां पे आपसे काम तो करवाया जा रहा है पर आपको फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, आपको खाना खाने के लिए कोई जगह, प्रॉपर जगह नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप वहां पे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, आप वहां से क्या कर देंगे, स्किप कर जाएंगे आप वहां से। समझ गए? और जबकि अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी मिलेगी तो आप भी सोचेंगे कि दूसरी जगह जाने से अच्छा है यहीं पे ठीक है। अगर दूसरी जगह हल्का फुल्का अमाउंट ज्यादा भी मिल रहा है तो भी आपके मन में क्या रहेगा कि नहीं, यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, माहौल अच्छा है, मैं यहीं रहूंगा। समझ गए? तो वो चीजें कंपनी क्या चाहती है कि उनका जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय टर्नओवर है, वो कम से कम रहे। क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर होने पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है कंपनी को। सिर्फ इतनी नहीं कि एक एम्प्लॉय चला गया, दूसरा आ गया, तो आप बोलते क्या फर्क पड़ता है, इसको सैलरी देते हैं, उसको दे देंगे, नहीं, उसकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट आती है, फिर उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, वो सारी चीजें कंपनी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसलिए कंपनी क्या चाहती है कि हम हमारे एम्प्लॉय को जाने ही ना दें। समझ गए? आगे आगे लिखा सर, कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फंक्शन। इस फंक्शन के कंपोनेंट क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आती है सर? ऐसा ये अपन ने किया नहीं था क्या कल? मुझे ऐसा लग रहा है कर लिया, चलो कोई नहीं। कंटिन्यूअस रिव्यू, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता है सर? कंटिन्यूअस रिव्यू करते रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा चल रहा है, एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या क्या चीजें, फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है नहीं मिल रही, हर बात का हम एक रिव्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग द एसेंशियल्स नीड। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग ऑफ एसेंशियल्स नीड an organization for sufficient number of qualified personnel for managing, ये मैनेजिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर मैनेजिंग आएगा यहाँ, इट्स ऑपरेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने नंबर ऑफ वर्कर आपको चाहिए क्या उतने हैं? अगर नहीं है तो फिर भाई हायर करो उनको, उनको मेंटेन करो। समझ पा रहे हैं? वे आपको लगता है कि मुझे 24 लोग चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, पर आज मेरे पास तो सिर्फ 22 लोग ही है या 20 लोग ही है, तो 4 लोग आप हायर करिए। ठीक है, काम कम करके, लोगों को कम रख के आप ज्यादा नहीं कमा सकते। आप ये सोचिए कि मैं सबको निकाल दूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे मन में एक जनरल ख्याल आता है कि सर थोड़ा मंदी चल रहा है, अभी तो 24 लोगों की जरूरत नहीं है, मैं 4 को निकाल देता हूँ। ठीक है, 1 महीने बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर रख लूंगा, पर वो चीज सही नहीं है। कई बार बिना काम के भी आपको अगर उनको सैलरी देनी पड़ती है
कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में उनको हायर करना और उतनी लॉयल एम्प्लॉय आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? यस। आगे आइए सर। एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग। जैसे आप बैंक में अगर देखते होंगे तो जनरली बैंक्स में एम्प्लॉइयों की ट्रेनिंग होती रहती है, क्योंकि चीजें बदलती रहती है, रूल्स रेगुलेशन बदलते रहते हैं और एम्प्लॉय को समझाने के लिए उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। अब ये ट्रेनिंग कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जैसे आर्मी वगैरह में होती है कि आ जाओ भाई, सब फील्ड में आ जाओ और फील्ड में लेके सब बंदूक लेके खड़े हो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की चीजें होती है। आपको बिठा दिया एक हॉल के अंदर, एक बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है वहां पे कि देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये है, ये होना चाहिए, इसको ऐसे करेंगे, अगर कल को ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। तो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग बोली जाती है, राइट। अब कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर अडोप्ट किया तो फिर वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपको कि देखिए इसमें ये काम ऐसे होता है जी, ये काम ऐसे होता है, तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग। आगे आ जाइए सर। मेजरिंग, रेटिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपको टाइम टाइम पे क्या देखना पड़ता है कि किस बंदे ने कैसा काम किया, ठीक है। क्या ये इसलिए कि हम उसको सैलरी दे रहे हैं? नहीं, इसलिए तो देखना ही देखना है कि हम उसको सैलरी दे रहे हैं, इसलिए भी देखना है कि मुझे इनमें से किसको प्रमोट करना है, मुझे इसमें से किसको प्रमोट करना है। आई बात समझ में? कई बार क्या होता है देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है, आंख बंद कर लेता है और फिर कहता है मुझे ढूंढो। होता है क्या सब? छोटा बच्चा ऐसे आंख बंद करके कहता है कि मुझे ढूंढो, होता है सब? हाँ सर, क्योंकि उसे क्या लगता है कि मैंने आंख बंद कर ली तो कोई मुझे देख नहीं पा रहा। सिमिलरली कुछ इंप्लॉइज को लगता है कि मैं कुछ करूंगा नहीं, है ना, छुप जाऊंगा या फिर कोई बात आएगी किसी और पे डाल दूंगा, ठीक है, और कह दूंगा मेरी गलती थोड़ी है। वो मतलब कामचोर टाइप के आदमी होते हैं, काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई बहाना बना के कहीं ना कहीं एस्केप हो जाएंगे। अब उनको क्या लगता है, अरे बॉस को क्या पता चलेगा, बॉस को सब पता होता है। इस वहम में कभी ना रहे कि बॉस को पता नहीं है। भैया वो आपको पैसे देना जानता है ना, तो वो आपको पहचानना भी जानता है, बेवकूफ नहीं है वो, ठीक है। जस्ट लाइक क्लास में कुछ बच्चे, है ना, पीछे बैठ जाते हैं या बीच में बैठ जाते हैं, पीछे नीचे होके ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं कि सर को थोड़ी पता चलेगा बात कर रहे हो, समझ रहे हैं, नीचे से कुछ निकाल के ऐसे करके खा लिया, तो सर को थोड़ी पता चलेगा। अरे सब पता चल जाता है, समझ गए? तो वो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं कि मैंने कर लिया, नहीं पता चला, किसी ने नहीं देखा, समझ गए? तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका हमेशा क्या करता रहता है सर, इवेल्यूशन करता रहता है कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा है, ये अच्छा काम करता है, ये मेहनत करता है, ये करता है, ठीक है। कुछ लोग शो करते हैं कि हम मेहनत करते हैं, वाकई में करते नहीं है। कैसे? कि वो पूरे दिन तो बैठे रहेंगे और फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के फिर काम करेंगे। समझ रहे हैं? ऑफिस में लोग क्या करते हैं बहुत से, कि ये ऑफिस है भैया, है ना, इस ऑफिस में यहाँ पे सब में एम्प्लॉय बैठे हैं, ठीक है। अब एक दो आदमी ऐसे होंगे ही होंगे ऑफिस में जो दिन भर कुछ नहीं करेंगे, फोन पे बात करना, ये करना, वो करना, लगे रहेंगे इधर उधर फालतू कामों में, ठीक है। फिर सब जब चले जाएंगे अपने घर तो अकेला बैठा बैठा काम करता रहेगा और बॉस को दिखाएगा कि देखो सर मैं कितना हार्ड वर्किंग, अभी तक काम कर रहा हूँ, समझ गए? पर 90% केसेस में उस बॉस को पता होता है कि इसने दिन में कुछ नहीं किया, ये अभी नाटकबाजी करता है। 90% केस में। हाँ, 10% बॉस भी ऐसे होते हैं जो तारीफ से खुश होते हैं, जिनको चापलूसी चाहिए, वो एक बात अलग है। बाकी 90% बॉस को पता होता है कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये सारा इवोल्यूशन हो जाता है ताकि कल हमें इनमें से प्रमोट करना है, किसी को मैनेजर वैनेजर बनाना है तो हम बना सके, समझ गए? आगे आ जाइए सर। एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन। अब जिसकी जैसी क्वालिटी उसको वैसा रेम्यूनरेशन। किसी ने अच्छा काम किया तो आप उसको अप्रिशिएशन दीजिए, उसको बोनस दीजिए, अच्छा काम नहीं किया तो उसको पनिशमेंट दीजिए। तो वो सारी चीजें भी चलती रहेगी, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आपका एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होगा? उसको भी तो मोटिवेशन चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मेरे को एक्स्ट्रा मिला, तो चलो ठीक है मैं और करता हूँ, ठीक है। आगे, सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज रिलेटिंग टू द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। आपने देखा होगा कि हम एम्प्लॉय के लिए क्या करवाते हैं,
LIC करवाते हैं, उसका मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये क्या चीजें क्या है, ये उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए कि भैया तू टेंशन मत ले, तेरा और तेरी फैमिली का ध्यान हम रख रहे हैं, ठीक है, यही तो एश्योरेंस दे रहे हैं मुझे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है जब हम पर्सनल फंक्शंस की बात करते हैं। दैट क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अब ऑडिटर को यही चेक करना है कि भैया ये काम हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो ऑडिटर अच्छी रिपोर्ट बना के कह देगा कि सही चल रहा है सर आपके यहाँ, और नहीं हो रहा है तो बता देगा कहाँ कमी है और क्या करना है। नेक्स्ट आ जाएगी सर कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट का मतलब कंज्यूमर सर्विस और कोमा लगा के मैंने लिखा ऑडिट, मतलब आप अपने कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहे हैं इस बात की ऑडिट। आप अपने कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहे हैं इस बात की ऑडिट। अब इस बात की ऑडिट मतलब सर क्या हुआ इसका मतलब, तो इसका मतलब समझिए कि मैं अपने कस्टमर को राइट टाइम पे, राइट रेट पे, राइट क्वांटिटी में सही चीज दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये मुझे चेक करना है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस टुवर्ड्स कंज्यूमर इज टू मेक अवेलेबल राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, ये सब चीजें मैं उसको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। ओके, अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन एंड अप्रेज मैनेजमेंट ऑन दीज aspect of service. It is therefore an audit of public responsibility, ठीक है, of business enterprises to its customer and part of social audit। समझ गए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, उस बात की भी तो ऑडिट करवानी है, सोसाइटी हमसे खुश है या नहीं है इस बात की भी तो ऑडिट करवानी है। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर सब तीन चीजों को ध्यान रखा जाएगा। क्या? प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, हम जिस तरीके के प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं क्या वो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, क्या सोसाइटी उनको लाइक कर रही है। कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह दे रहे हैं, वो क्या उनसे सोसाइटी खुश है, और बाकी कोई कॉमन बातें, वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगी सर ऑडिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल। अब भैया हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हम हमारी फैक्ट्री चला रहे हैं, और हम कहते हैं कि इससे धुआं निकलता है तो निकलता है, हम क्या करें, इससे वेस्ट निकलता है तो निकलता है, हम क्या करें। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम क्या करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी वजह से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये ऑडिट है। ये चेक किया जाएगा कि आप सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे हैं या आप सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑडिट करवाई जा रही है। ठीक है, तो सुनिए सर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ये सबको पता है एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, हमारे चारों तरफ जो भी है, हवा, पानी, बिजली, ये वो सब कुछ है ना, जितने लोग हैं सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है, राइट। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड इंटायर बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल माइलेज in which men and other organized are placed and no organization या organism however, अभी भाई अब ये क्या है, देखो ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं से इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है ना, इसकी लैंग्वेज और पहले वाली लैंग्वेज में आपको फर्क मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। प्रोग्रेस ठीक है, ये क्या कह रहा है कि देखिए इंसान ने अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप कर दी, बहुत सारे एनवायरनमेंट में ऐसे चेंज कर दिए जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट मिला रहे हैं। जैसे तब हमने पेड़ काट दिए, हमने हमारे फायदे के लिए पेड़ काटे, काटे नहीं काटे भी बताइए, क्या इंसान ने अपने फायदे के लिए पेड़ काटे, कॉलोनियां बसा दी, गांव बसा दिया, शहर बसा दिया, फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, अब नुकसान तो ही, ठीक है, फैक्ट्री लगा के उसका जो गंदा पानी है, वेस्ट है, उसको नदी में छोड़ दिया,
तो उसने तो अपना वाटर वो कर दिया कि मैं डिस्पोज कैसे करूंगा, पर उससे भी तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो इन सब चीजों को हमने क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। आपने कई बार देखा होगा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है वो यही आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि भैया हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। हमारे साथ खिलवाड़ करोगे ना तो फिर हम ऐसा करेंगे कि आप सोच नहीं पाओ। जैसा अगर आपको याद हो तो केदारनाथ में हुआ था, केदारनाथ धाम में हुआ था। आपने ऊपर तक घर बना दिए, दुकानें बना ली, रास्ते बना लिए, ठीक है, नेचर ने चाहा 5 मिनट में सब तबाह, खत्म। समझ गए? तो वो चीजें हैं। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं भैया, मैन मेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, द मैन मेड पोल्यूटेंट्स, ठीक है, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। हमारी बनाई हुई चीजें, अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम ही खराब कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया है ना, कोई कुत्ता बिल्ली गधा कोई भी मर गया, उससे भी पॉल्यूशन होता है, उससे भी हवा में गंध आती है। पर कहीं जो हमने बनाई है चीजें उनके लिए हम जिम्मेदार हैं। जैसे कि सर, हाँ ये बोल रहे हैं मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, वोलेटाइल इंडस्ट्रीज, केमिकल, हीट, एग्जॉस्ट जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रेडियोएक्टिव स्पेसीज एंड रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, और ऑर्गेनिक एंड डोमेस्टिक वेस्टेज वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने न्यूक्लियर बम बनाया, उसके जो हम टेस्टिंग करते रहते हैं उससे भी एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इससे जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है, ठीक है, जिसे रेडिएशन कहते हैं आप सिंपल भाषा में, उससे भी एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है। हम इतना पेट्रोल जलाते हैं तो उस पेट्रोल से धुआं बनता है, उससे भी पॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें तो हम नहीं बनाई है, समझ पा रहे हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि ये चीजें हमने बना तो दी, इनके रीजन तो हम हैं, पर क्या हम इनका ध्यान रख रहे हैं, हम इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बात को हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, एज मोस्ट ऑफ दीज आर डिस्चार्ज अनट्रीटेड। अनट्रीटेड मतलब हम उनका ट्रीटमेंट ना करके उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। भाई आपको अगर आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो आप एयर फिल्टर लगाइए। आपको अगर वेस्ट छोड़ना है तो उसको ट्रीट करके, पानी को साफ करके फिर नदी में छोड़िए। पर हम वैसा नहीं करते सर, हम उसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, पोल्यूशन इज द ए काइंड ऑफ इंटरफेरेंस टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को खराब करने में लगे हुए हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ सच एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, रेडिएशन हजार्ड्स, थर्मल पॉल्यूशन आर थ्रेट्स टू द। अब इनसे नुकसान किसको होगा, तो देखिए वाइल्ड लाइफ को होगा, डिप्लेशन को होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा, ठीक है। पानी खराब होता जा रहा है, नदियां खराब होती जा रही है, ठीक है। हमारी लाइफ पे फर्क पड़ता है, हमारी खुद की लाइफ पे फर्क पड़ता है। पहले इंसान, एक कॉमन आदमी की लाइफ कितनी थी, 100 साल थी क्या? हाँ सर। और अभी कितने लोगों को आपने देखा होगा लास्ट सम टाइम, जो भी आपके नोन में या नोन सुनने में आया हो, कितने लोग 100 की उम्र के बाद मरे हैं, देखा है कभी, सुना है? नहीं। अब एज हो गई 70 80 मैक्सिमम, कितनी है, ठीक है, अब 70 80 है। और मोस्टली लोग तो 60 70 में निकल लेते हैं, समझ पा रहे हैं? एक चीज और अगर आपने नोट की हो, पहले के जो लोग होते थे उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी, 6 फीट से लेके 7 फीट तक हाइट होती थी। तारा सिंह और ये देखें लोग, इनकी हाइट बहुत होती है। और अब मोस्ट ऑफ द लोगों की हाइट कम होती जा रही है ना, 5 से 6 फीट के बीच में आ गए। तो ये सारे रीजन भी इसी वजह से है। ओके, ऑल एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो हर चीजें बिगड़ती है। अच्छा, एक चीज और नोट की होगी आपने, पहले समर और विंटर का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स होता था, सर्दी गर्मी का टाइम फिक्स होता था कि इन महीनों में गर्मी पड़ेगी, इन महीनों में सर्दी पड़ेगी।
ठीक है, और 3 महीने लंबा होता था, टाइम भी लंबा होता था, सर्दी का टाइम लंबा होता था कि 3 से 4 महीने विंटर रहेगी। आजकल पता ही नहीं होता कब आएगी और कब जाएगी, है ना। कभी तो दिसंबर तक सर्दी नहीं होती है, ठीक है, और फरवरी में चली जाती है, तो टाइम कम होता जा रहा है, समझ रहे हैं, इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो ये सारे रीजन क्या है सर, हमारा फैलाया हुआ पॉल्यूशन है। आगे आ जाइए, पॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग रेंज। अब कैसे कैसे डिस्क्राइब किया पॉल्यूशन, सुनिए। पॉल्यूशन एज एनी अल्टरेशन इन द एनवायरनमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज कर रहे हैं वो पॉल्यूशन ही है, ठीक है। पॉल्यूशन एज डैमेज ऑफ मैन एंड द एनवायरनमेंट, अगर हम कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी क्या पॉल्यूशन ही है। पॉल्यूशन एज इंटरफेरेंस विद द अदर यूज ऑफ एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, पॉल्यूशन ही है। पॉल्यूशन एज एक्सीडिंग द एसिमिलेटिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कहने का मतलब एनवायरनमेंट की वैल्यू में जो हम गिरावट कर रहे हैं, जैसे अपन एयर कंडीशनर्स लगाते हैं, उनसे भी हीट पैदा होती है, हीट जनरेट होती है ना, तो वो सारी चीजें क्या है, पॉल्यूशन को क्रिएट करती है, और वो हमारी लाइफ को धीरे 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 खत्म कर रहा है, समझ गए। पहले लोग, हाँ, पहले लोग क्या करते थे पता है आपको, पहले लोग घर के आगे चौकीदार बिठाते थे, पहले लोग घर के आगे चौकीदार बिठाते थे, क्या गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, हाँ, क्यों, क्यों बिठाते थे, कि कोई चोर ना आ जाए या फिर कोई जानवर ना घुस जाए, क्योंकि पहले जानवर बहुत सारे घूमते थे सड़क पर, कि कोई गाय कुत्ता उत्ता ना घुस जाए, ऐसे ही करते थे। और अब लोग क्या करते हैं, अब कुत्ता बांधते हैं ताकि कोई आदमी ना घुस जाए, जस्ट रिवर्सल। पहले आदमी बिठाते थे ताकि कुत्ता ना घुस जाए, और अभी कुत्ता बिठाते हैं ताकि आदमी ना घुस जाए, सही है। बिल्कुल सही। तो ये सारे भैया चेंज हैं। आइए, द लेवल ऑफ पोल्यूशन वेरीज विद द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी समझते हैं ना, तो ऐसा भी है क्या जिसको डेंसिटी का मतलब नहीं पता हो, डेंसिटी समझते हैं। जी भैया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझते हैं क्या। चलिए, तो डेंसिटी ऑफ मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट, डेंसिटी मतलब क्या, हिंदी में कहते हैं घनत्व है, हिंदी पढ़ा है तो घनत्व है, नंबर ऑफ ह्यूमंस पर एरिया। देखिए, कितनी जगह में कितनी चीज आ सकती है उसे कहते हैं डेंसिटी, राइट। जैसे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हम किलोमीटर पे चलते हैं, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो होती है डेंसिटी, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे कहते हैं डेंसिटी। जैसे कई देश ऐसे हैं आज की डेट में जो बहुत बड़े देश है पर उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है, छोटी सी है, मतलब बहुत बड़े बड़े देश है पर पॉपुलेशन उनमें 5 करोड़ 6 करोड़, तो वहां पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं या बहुत जगह खाली पड़ी है वहां, ऐसा बोल सकते हैं। अब इंडिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया में जगह उतनी ही है, लोग बढ़े जा रहे हैं, तो अब वहां पे भी फर्क है। जैसे राजस्थान आप देखोगे तो 1 किलोमीटर में कम लोग रहते हैं, मुंबई चले जाओगे तो 1 किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं, समझ गए। यस, तो वो होती है डेंसिटी। अब उसके हिसाब से भी पॉल्यूशन होगा भैया, 1 किलोमीटर में आप समझो बात को कि सर ये एक गांव है ना, इस ये पूरा 1 किलोमीटर का ही है, आप ऐसे जाओगे तो 1 किलोमीटर है, ऐसे जाओगे तो 1 किलोमीटर है, इसका पूरा रेडियस 1 किलोमीटर का, आप ये मान लीजिए एक बार, ठीक है। अब एक तो इसमें रहते होंगे 10,000 लोग, और एक इसमें रहते होंगे 10 लाख लोग, बताइए फर्क पड़ेगा पोल्यूशन पे, डेफिनेटली पड़ेगा। भाई ये लोग जितना वेस्टेज कर रहे हैं, ये लोग उससे कितना गुना वेस्टेज कर रहे हैं, समझ गए। तो इन वजह से फिर इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, एंड इनवर्सली विद द एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग
टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे कितना वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, कितनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे। अब जो मान लीजिए झुग्गी बस्ती वगैरह है, झुग्गी बस्ती वगैरह, क्या वहां पे कोई टेक्नोलॉजी वगैरह लगी हुई है? नहीं सर, नहीं लगी हुई। क्या रिसाइकलिंग हो रही है? नहीं हो रही, तो वहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें क्या करती है, द डिफरेंट टाइप एंड काज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन में बी एज फॉलो। एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट, ये आपको पढ़ाया था मैंने CAS 14 में पढ़ाया था, याद है? ये सारी चीजें हम वहां पढ़ चुके हैं। बता दीजिए भैया, यहाँ तक कोई डाउट किसी के है तो। ओके, आगे जाइए। आगे लिखा है कॉर्पोरेट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस। अब अलग अलग डिपार्टमेंट की बात है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, सेल, HR, फाइनेंस, ठीक है, इन्वेंट्री, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब उन सब डिपार्टमेंट की बातें चल रही है, तो कॉर्पोरेट डिवीजन बोल दीजिए, डिपार्टमेंट बोल दीजिए, फंक्शंस बोल दीजिए। सबसे पहले बोल रहे हैं कि हम किसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं सर? परचेज मैनेजमेंट का। क्या आपके यहाँ पे परचेज मैनेजमेंट कैसा है? तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेज मैनेजमेंट इज टू प्रिक्योर रॉ मटेरियल। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? रॉ मटेरियल लाना, पैकिंग मटेरियल लाना, और जितनी जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना उतना लेके आना। जो आपने पढ़ा होगा ना, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, पढ़ा है ना कॉस्टिंग में, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। तो आपको चेक करना है कि भैया इन्होंने सही किया और नहीं किया, राइट। आगे आ जाइए सर। पर्सनल मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, कि हमें एम्प्लॉय को इस तरीके से हायर करना है, इस तरीके से मेंटेन करना है, ताकि उनसे हम बेस्ट से बेस्ट काम करवा सकें, वो अपना 100% दे पाए। नेक्स्ट आ जाएगी सर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट की ड्यूटी ये है कि जितना क्वांटिटी हमें मटेरियल चाहिए वो उतना प्रोड्यूस करें, सही तरीके से प्रोड्यूस करें, कम से कम कीमत में प्रोड्यूस करें, मतलब किसी चीज की वेस्टेज ना हो, और सही टाइम पे उतना प्रोडक्शन हमें वो करके दे दें। Okay. The main objective of production management is turn out the finished goods of requisite quality, ठीक है, by making optimum use of resources। मेन मशीन सर्विस मतलब रिसोर्सेज, तो कम कीमत में ज्यादा प्रोडक्शन करके देना और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करके देना, ये काम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, राइट। आगे आ जाइए। इवेल्युएशन ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या है कि भैया आपको नए नए फैक्ट निकाल के दें, है ना, और ऐसे फैक्ट निकाल के दे जो आपको औरों से अलग करें और आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपकी मदद करें। तो उन चीजों का इवेल्युएशन यहाँ पे किया जाएगा कि क्या आपके पास वो टेक्निक है, क्या आप उस तरीके से काम कर पा रहे हैं, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उस तरीके से काम कर रहा है ताकि वो आपको कुछ ना कुछ नया करके दे। क्लियर? सॉरी, इनका सिर्फ मीनिंग समझना है आपको, इनका सिर्फ मीनिंग समझना है, बस, और कुछ नहीं। आगे आ जाइए सर। मार्केटिंग ऑडिट। मार्केटिंग ऑडिट क्या? हमने बात की थी कि मार्केटिंग के अंदर सेलिंग भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, और मार्केटिंग तो है ही। मार्केटिंग ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कोई भी ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन ही तो है उस चीज का कि जो चीज जैसे होनी चाहिए थी, राइट। तो क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंटायर मार्केटिंग एफर्ट of a company and some specific marketing activity covering objective, program implementation, organization for the purpose of determining what is being done, appraising which is being done, and recommending what should be done.
क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और क्या होना चाहिए, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा मार्केटिंग ऑडिट के अंदर, राइट। ओके, आगे आ जाइए सर। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मार्केटिंग ऑडिट इज दैट मार्केटिंग ऑडिट इज कैरिड आउट पीरियडिकली, ठीक है, जैसे हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, इस तरीके से। सच ऑडिट कवर बोथ मार्केटिंग प्लेस एंड कंट्रोल एंड इवेल्युएट द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मार्केटिंग एक्शन, ठीक है, आप कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, उन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा। इट कवर अप्रेजल ऑफ इंटायर सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो फाइनली ये क्या करेगा, आप टोटल क्या तरीका अपना रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, उन सब के ऊपर अपनी राय दी जाएगी। बोलिए, क्लियर है क्या यहाँ तक? देखिए, एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर को आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर लाइन को पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको इसको जरूर से सेल्फ स्टडी करना है। मेरी बोली हुई हर बात आपको याद रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको इसको जरूर से पढ़ना है, राइट। ओके, कल हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। आइए, मार्केटिंग ऑडिट में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकती है सर। हॉरिजॉन्टल ऑडिट अगर हुई तो हम उसे सिस्टम लेवल ऑडिट कहेंगे। इट कवर द मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑडिट एंड इवैल्यूएट द टोटल अप्रेजल ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ ए कंपनी। जो भी मार्केटिंग कर रही है कंपनी, उसके सारे एफर्ट्स को एक जगह करो और चेक करो कि क्या वो सही है। अगर सही है तो तारीफ करो, गलत है तो सजेशंस दो, ठीक है। वर्टिकल ऑडिट और also known as activity level audit concentrate on single item of function of marketing operation of a company identified by the horizontal audit and otherwise which become subject of through examination and evaluation। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए, मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, ऑफर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी हो गई। बताइए, ये सारी चीजें होती है क्या? मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है क्या? प्राइस डिसाइड करना, ऑफर्स देना, क्रेडिट पॉलिसी, कस्टमर सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो जब ये हॉरिजॉन्टल ऑडिट होती है तो ये सबको कवर कर लेती है, कहते हैं भैया सब चीजों के ऊपर एक कॉमन आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अब जब हमने हॉरिजॉन्टल ऑडिट की तो हमें पता चला कि क्रेडिट पॉलिसी में कहीं दिक्कत है। कहीं दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्रेडिट पॉलिसी में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर आप उसकी क्या करेंगे? वर्टिकल ऑडिट करेंगे, मतलब क्रेडिट पॉलिसी की स्पेसिफिक ऑडिट करेंगे। दैट विल कवर इन वर्टिकल ऑडिट। आगे बात समझे? ओके, आगे आइए। मार्केटिंग ऑडिट कवर द फॉलोइंग एरिया। अब क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं मार्केटिंग ऑडिट, वो सुन लीजिए। सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली एस्टेब्लिश। हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हम मार्केटिंग से क्या चाहते हैं? हमें ज्यादा माल बेचना है। देखो, कई लोगों का काम होता है माल ज्यादा बेचना, कई लोगों का काम होता है कि माल बिके ना बिके, कस्टमर रिलेशन बनाना है, आपको कस्टमर जोड़ने हैं, ठीक है। जैसे कोई नहीं भी ले रहा तो ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा सा आप गलत वे में उससे बात करो, आप उसको बोलो सर ठीक है, अच्छी बात है, आपको अभी नहीं लेना, हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक होता है मार्केट बेस बनाना, एक होता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना, एक होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल देना। तो इस तरीके की अलग अलग चीजें आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आप मार्केटिंग से चाहते क्या हो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमें फेमस ही होना है, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग फ्री में काम करते हैं कुछ चीजों के लिए, वो कहते हैं हमें सिर्फ फेमस होना है, तो उनका फिर ऑब्जेक्टिव वो है। तो ऑडिटर शुड कैरी आउट एन अप्रेजल फॉर द प्रोग्राम विच कंपनी हैज लेड डाउन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी ने क्या प्रोग्राम बना रखा है, किस तरीके से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने जा रही है, उसका हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। ऑडिटर विल टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। कंपनी किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रही है, उसका ऑडिटर को इवैल्यूएशन करना है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप इतना ही समझ लीजिए
कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या कंपनी की ऑब्जेक्टिव है और क्या कंपनी परफॉर्म कर रही है। इन दोनों चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस जमाना है। दैट्स इट। ये आपका हो गया मार्केटिंग। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, चलो आगे सर सेल्स मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सेल्स मैनेजमेंट का काम क्या है सर? क्रिएट एंड डेवलप कस्टमर एंड रिटेन द पोजीशन। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है अपनी सेल को बढ़ाना, और अगर जैसे वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, जिस पे भी है वो, उसको उस पे मेंटेन करना या उससे ऊपर लेके जाना। तो आपको यही देखना है कि क्या वो काम बखूबी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का काम क्या है कि सही समय पे सही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दें। तो वो आपको देखना है कि ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, कस्टमर सर्विस कैसी दे रहे हैं आप, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है, एमआईएस कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका मतलब सीधा सिंपल इतना है कि क्या आप अपने कस्टमर को विद इन द टाइम सही समय पे डिलीवरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी करने के लिए कुछ चेकलिस्ट दे रखी है आपको, जैसे लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, किस तरीके की सर्विस दी जा रही है, कैपेसिटी कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, स्टेजिंग ऑफ इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री किस रूप में और कितनी कितनी अवेलेबल रहती है, और ट्रांसपोर्टेशन मोड मिक्स, आप किस तरीके से डिलीवरी करते हैं, आपके पास खुद के व्हीकल है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों पे फोकस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में आपको पता चल जाएगा। बोलिए भाई, यहाँ तक बता दीजिए एक बार। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है? चलिए एक बार देख लेते हैं कितना बचा है। अगर कल की क्लास में होने लायक है तो आज इतना ही करेंगे, अदरवाइज कुछ थोड़ा और कर लेंगे। हो जाएगा कल, हो जाएगा, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि थ्योरी में मैं नहीं चाह रहा कि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, थ्योरी में मैं नहीं चाह रहा कि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाए, और दैट्स वाई आज इतना ही करते हैं। पर इसको पढ़े जरूर, इसको पढ़ें जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ जी, जिनका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बचा हुआ है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, वो आज ज्वाइन कर लेना। अभी आपको टाइम बता देता हूँ, 2 to 3 ज्वाइन कर लेना भैया, सेम आईडी।